हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। दोस्तों, आज हम कश्मीर से एक प्रमुख खबर के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में एक खबर है और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मंदिर कश्मीर में स्थित है। अभी हाल ही में एक खबर आई है। खबर क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उस खबर का मूल तत्व ये है कि वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर है। काफी पुराना है, 8वीं शताब्दी का निर्मित ये मंदिर है और इसे नष्ट कर दिया गया था। तो हम समझेंगे कि इसे किसने नष्ट किया है, इसकी महत्वता क्या है। साथ ही साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये मार्तंड सूर्य मंदिर है उससे संबंधित जो शासक हैं वो कौन है, उनका राजवंश क्या है। कश्मीर के इतिहास के ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे। कश्मीर के इतिहास को जब भी हम पढ़ते हैं तो राजतरंगिणी का नाम हमारे मन में जरूर आता है। हम उसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा भारत में और कौन कौन से महत्वपूर्ण सूर्य मंदिर हैं और कहां कहां पर ये स्थित हैं, इनके ऊपर हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। यानी कि आज के इस टॉपिक के माध्यम से हम लगभग सूर्य मंदिर जो है उसको कंप्लीटली समझने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरे लेक्चर को ध्यान से जरूर सुनिएगा, ध्यान से जरूर समझिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, 29 तारीख से एक P2I बैच स्टडी IQ के द्वारा शुरू किया जा चुका है। स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा हिंदी मीडियम का ये बैच आपको शुरू किया जा चुका है, जिसमें एडमिशन लेने की जो अंतिम तिथि है वो 4 अप्रैल है। तो आप 4 अप्रैल से पहले जो है एडमिशन जरूर ले लीजिए। यानी कि आज 3 अप्रैल है, कल इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। इसकी पहली रेगुलर क्लास जो है वो 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। ओरिएंटेशन वगैरह 29 से शुरू हुए थे। खासियत ये है कि ये मात्र 30,000 रुपए का बैच, आपको 30,000 रुपए में ये बैच उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी निःशुल्क सुविधाएं भी मौजूद हैं। क्योंकि ये जो प्राइस है ये केवल GS के लिए है और ये प्राइस भी एक्चुअली 37,500 के आसपास है। 37,500 के आसपास ये प्राइस है, लेकिन आपको ये 30,000 में उपलब्ध हो जाएगा यदि अगर आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप विरद लाइव कोड ये जरूर आप कहीं नोट कर लीजिए। खासियत ये है कि इसमें आपको 18 किताबें भी निःशुल्क जो है वो प्रदान की जाएंगी। 18 किताबों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। दूसरी बात यह है कि इसमें डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा डेली आपको आंसर राइटिंग का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप प्री के लिए विशेष प्रोग्राम है जिसको हमने SIP कहा है, ये निःशुल्क है, जबकि ये 4-5 हजार का 7,000 का कोर्स है, 7-8 हजार का कोर्स है। बल्कि अगर आप देखोगे तो वेबसाइट पे पड़ा है, जो अलग से 2024 के लिए पड़ा है, पर 2025 में आपको ये फ्री मिलेगा। SIM इसी तरीके से सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम है, ये आपको निःशुल्क मिलेगा। ठीक है। और जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो निःशुल्क आवासीय सुविधा भी आपको मिलेगी। और जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम IGP जो है ये भी आपको निःशुल्क मिलेगा। तो GS के बैच के साथ इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जिसका बैच स्टार्ट हो चुका है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके तुरंत आप बैच में एडमिशन लीजिए। चलिए, अब हम खबर पर नजर डालते हैं और सीधे विषयों पर चर्चा करना शुरू करते हैं। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है, जो कि उसका अब जीर्णोद्धार होगा। जीर्णोद्धार का मतलब यह हुआ कि यह चीज खंडहर में अब बदल चुकी है। यह मंदिर जो है खंडहर में बदल चुका है। आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि थोड़ा खंडहर की भांति ही आपको देखने को मिल रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा टूटी हुई है, फिर भी ठीक ठाक अवस्था में दिख रहा है। शायद बहुत पुरानी फोटो है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा जो है जीर्ण शीर्ण हो चुका है, जिसका अब जीर्णोद्धार हो रहा है। तो हम ये समझेंगे कि इसे किसने नष्ट किया था, जीर्णोद्धार भी हम समझेंगे, ठीक है, किस प्रकार से हो रहा है। और ये जो खबर है ये आपको मैं इसका एक सोर्स भी दिखा रहा हूं। मिंट में ये खबर आई है, लिखा है द 8th सेंचुरी मार्तंड सन टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग विच वॉज डिस्ट्रॉयड सेंचुरीज एगो। कई शताब्दी पहले इसका क्या कर दिया गया था, विनाश कर दिया गया था उस सन टेम्पल को, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपसे कश्मीर की यदि अगर टेम्पल आर्किटेक्चर्स के बारे में पूछें तो उसमें कई सारे टेम्पल्स हैं, उसमें एक उदाहरण आप इस मार्तंड सन टेम्पल का जरूर दीजिए, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।
तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे सन टेम्पल हैं, उनके प्लेसेस, लोकेशंस या उनके निर्माता की जो वंशावली है उनको जो है मैच करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कितने करेक्टली मैच्ड हैं। ऐसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो विरासत स्थल से संबंधित ये टॉपिक है, कला एवं संस्कृति से संबंधित टॉपिक है, जीएस पेपर 1 में इंपॉर्टेंस रखता है और उतनी ही बराबर के इंपॉर्टेंस ये प्रीलिम्स में रखता है। इसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा, जो भी लोग यहां पर अब उपस्थित हो गए हैं। सो ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, अनंतनाग में स्थित है, और इसमें कहा गया विल फाइनली बी रिस्टोर्ड फॉर डिवोटीज एंड विजिटर्स, यानी कि ये दोबारा से इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा और उसके बाद ये जो विजिटर्स हैं, आगंतुक वहां पर जो रहेंगे, जो वहां पर इसको देखने के लिए जाएंगे और जो पूजा करने के पर्पज से वहां पर जाएंगे, उन सब के लिए ओपन किया जाएगा बाद में इसको। और इसके लिए मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपस में मुलाकात करना शुरू कर चुके हैं और मतलब मुलाकात करेंगे, आगे मंडे तक इसमें फाइनल डिसीजन वगैरह आएगा। ठीक है, कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है खबर, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो हम यहां पर देखेंगे कि अभी हाल ही में आप देखेंगे कि मतलब ये जो खबर है उसमें ये कहा गया है कि भारत सरकार जो संस्कृति विभाग है उसके सचिव जो हैं वो कुछ चीजों पर डिस्कशन करेंगे, कुछ चीजों पर मीटिंग करी जाएगी, कुछ चीजों पर बातचीत करी जाएगी। वो क्या क्या चीजें हैं? चीजें ये हैं कि कश्मीर में जो भी प्राचीन मंदिर हैं, नॉट ओनली दिस टेम्पल, केवल ये जो मार्तंड सूर्य मंदिर है केवल इसी की बात नहीं हो रही है, बाकी अन्य मंदिर भी जो हैं उन प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा को लेकर के बातचीत होगी। ठीक है, संस्कृति विभाग इसमें पहल कर रही है। इसके अलावा उनको कैसे संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, किस प्रकार से उनको रिकंस्ट्रक्ट किया सकता है, रीस्टैब्लिशमेंट जो है वो कैसे हो सकता है, या किसका किसका होना चाहिए, पुनर्स्थापना के बारे में चर्चा यहां पर हो रही है। साथ ही साथ जो ये मंदिर है सन टेम्पल जिसको कह रहे हैं, जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड जो सूर्य मंदिर है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मार्तंड सूर्य मंदिर, दोनों चीजें सही हैं। तो यहां से ये हटा देंगे फिर। तो ये जो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ये बेसिकली बनवाया गया था ललितादित्य मुक्तापीड़ के द्वारा। तो ये भी डिस्कशन किया जा रहा है कि अब जो नया टेम्पल जीर्णोद्धार होकर के बनेगा उसमें इनकी एक स्टैचू यानी इनका एक प्रतिमा लगाने के ऊपर भी डिस्कशन होगा। अगर ओवरऑल सारी चीजें सही निकलती हैं तो उनका एक स्ट्रक्चर भी यहां पर लगाया जाएगा, स्टैचू भी यहां पर लगाया जाएगा। सो ये है पूरी खबर। अब इस खबर के आधार पर हमको क्या कवर करना है, हमें समझना है मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम इसके लोकेशन यानी इसके स्थान की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित है। आइए मैं आपको दिखाता हूं, ये जम्मू कश्मीर आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला जो लोकेशन है आपको यहां पर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा जो है आपका ये जम्मू कश्मीर का आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, नाउ आप क्लियरली अब देख पा रहे होंगे। और इसमें ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है जरा देखिए, ये अनंतनाग, ये आपका ये है अनंतनाग, ये वाला पोर्शन जो है ये अनंतनाग है इस जगह पर। तो अब मैं इसको अगर बड़ा करके दिखाता हूं तो आपको आसानी से दिख जाएगा। सो यहां पर जो है अनंतनाग के पास में ये स्थित है। श्रीनगर से तकरीबन 64-65 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा। ऊपर यहां पर देख सकते हैं आप श्रीनगर है। ठीक है, तो ये किश्तवाड़ इसी के पास नीचे दक्षिण में किश्तवाड़ है। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है वो लोकेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सब चीजें आपको भी ध्यान रखनी, जब पढ़ें तो इसमें लोकेशंस देखनी चाहिए आपको, उनकी वंशावली इत्यादि अगर आती है तो वो सब चीजें पढ़नी जाननी समझनी चाहिए। तो ये इस तरीके से रखिए आप। तो बेसिकली तो स्थान जो है वो क्या है, वो जम्मू कश्मीर है। इसका निर्माण जो है मार्तंड सूर्य मंदिर का जो निर्माण है, ये कारकोट वंश के एक सूर्यवंशी शासक हैं जिनका नाम है ललितादित्य। ठीक है, तो ललितादित्य कह लीजिए, या फिर यहां पर जैसे पूरा नाम लिखा था ललितादित्य मुक्तापीड़, तो मुक्तापीड़ उनकी टाइटल के तौर पर भी जाना जाता है। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है वो इनके द्वारा इसको निर्मित कराया गया। पिछले साल भी ये टेम्पल जो है वो 2022 के आसपास, पिछले साल 2022 के आसपास अगर आप देखेंगे तो भी ये टेम्पल चर्चा में आया था, क्योंकि तब जो है इसे राष्ट्रीय महत्व के स्थल के तौर पर अंकित किया गया था। तो ये भारत में राष्ट्रीय महत्व के स्थल के तौर पर भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है,
और इसे नष्ट किसने किया है? सो इसे नष्ट किया है एक मुस्लिम शासक थे जिनका नाम था सिकंदर शाह मीरी। तो सिकंदर शाह मीरी के द्वारा ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसा कहा जाता है, इसके बहुत ज्यादा ठोस प्रमाण नहीं है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो है तमाम सारे जो ये मंदिर है, मार्तंड मंदिर है, इस मार्तंड मंदिर के आसपास अन्य कई सारे मोर देन 80 टेम्पल्स जो है और छोटे मोटे हुआ करते थे, उनको भी जो है सिकंदर शाह मीरी ने जो है वो तोड़वा दिया था। इनके आदेशों पर ये तोड़े गए थे, उसको तोड़वा दिया गया था और यहाँ की जो ईंटें हैं वो निकाल करके अलग अलग मस्जिदों में लगाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ काफी मतलब किसी सूफी संत ने इनको ऐसा काम करने के लिए कहा था, ऐसा भी माना जाता है। बट जो भी हो, आफ्टर ऑल इनके इसको नष्ट करने में जिस शासक का नाम आता है वो शासक हैं सिकंदर शाह मीरी। तो ये तो आपको एक हाईलाइटेड पॉइंट आपको मैंने बता दिया यहां पर मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में। कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसकी कला की बात करें तो ये जो मंदिर है इसमें जो देवी देवता हैं वो गांधार जो कला है, मूर्ति कला जो है उस तरीके की आर्ट को अपनाते हुए यहाँ पर बनाया गया है। आपको मालूम है कि मूर्ति कला में 2 स्कल्पचर स्कूल जो है बहुत ज्यादा फेमस हैं, एक गांधार और दूसरा जो है वो मथुरा। ये दोनों जो है मूर्ति कला के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं, गांधार कला केंद्र और मूर्ति कला केंद्र। और ये खास तौर से कनिष्क के समय में, कुषाण वंशीय शासक जो थे कनिष्क, उनके समय में काफी ज्यादा डेवलप किया गया था। बहरहाल इसमें गुप्त और चीनी वास्तुकला का भी आपको मिश्रण देखने को मिलता है। ये टेम्पल जो है आप देख सकते हैं कि इसमें पिलर बनाए गए हैं और मतलब ये जो पिलर्स हैं ये तकरीबन सभी पिलर जो हैं इस तरीके से ऐसे किनारे, अब तो काफी ज्यादा टूटा हुआ भी आपको दिख रहा होगा। तो इसमें 84 पिलर्स थे जो कि बराबर दूरी पर निर्मित किए गए थे। 84 पिलर हैं जो कि बराबर दूरी पर निर्मित किए गए थे, ये एक विशेषता है। और इसमें जो ईंटें हैं उन ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए मतलब वो चूने का प्रयोग किया गया था। चूने के पत्थर भी हैं यहाँ पर, चूने पत्थर के चौकोर ईंटों का भी उपयोग किया गया है और चूने का गारा इत्यादि भी बना करके उनको जोड़ा गया है। जिप्सम इत्यादि का भी इसमें उपयोग जो है वो किया गया है। ऐसे करके उसे पैच लगाकर ये मंदिर बनाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है, लेकिन अब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये नष्ट हो चुका है, जिसको रिकंस्ट्रक्ट अब किया जा रहा है ना। अब हमको ये पता चल गया कि जो ये मार्तंड सूर्य मंदिर है ये क्या है, कहाँ है, किसने बनवाया है, कब का है ये मंदिर, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। 8th सेंचुरी के आसपास का है ये। अब हम यहां पर बात करते हैं कि जिस शासक से इसका नाम जुड़ता है, इस मंदिर का नाम जुड़ता है, या जिस शासक का नाम इस मंदिर से जुड़ता है वो है ललितादित्य मुक्तापीड़। तो ये कौन है, इनके ऊपर आइए चर्चा करते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि 699 ईस्वी में इनका जो है जन्म होता है और इनके जो पिता हैं उनका नाम है दुर्लभक प्रतापादित्य। दुर्लभक प्रतापादित्य ये कारकोट वंश से ही संबंधित हैं। किस वंश से संबंधित हैं? कारकोट कायस्थ परिवार से हैं, कारकोट वंश से संबंधित हैं। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में कारकोट जो हैं अपने पूर्वगामी जो कश्मीरी शासक हुआ करते थे उनके सैनिक हुआ करते थे और बहुत ही विशिष्ट योद्धा होते थे, ये बहुत ही बलशाली योद्धा हुआ करते थे। तो इन्होंने आगे चल करके जब कश्मीर में अपना मतलब एक तरीके से सामंती अधिकार जब प्राप्त किया तो उस सामंती अधिकार को कारकोट वंश के नाम से चलाया गया, जिसमें ललितादित्य जो है वो फ्रीली कारकोट वंश को एस्टैब्लिश करके और बहुत विशाल कारकोट साम्राज्य जो है वो एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो सबसे महान शासक जो कारकोट वंश के हैं वो ललितादित्य ही हैं और कई बार ललितादित्य को कश्मीर के सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत विशाल साम्राज्य चाइना, तिब्बत, इन सब जगहों पर और इधर पूर्व पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो एक मतलब जो सिंध वाला रीजन है जहां तक अरबों ने कब्जा कर लिया था वो सब इन्होंने उनसे मुक्त कराया। पूर्व में भी काफी दूर तक इनका राज्य विस्तार रहा। तो ऐसे करके आफ्टरऑल तकरीबन 724 ईस्वी में इनका कोरोनेशन होता है और ये कश्मीर के शासक बन जाते हैं। इनके बारे में एक बात यहां पर यह है कि ललितादित्य ये वही शासक हैं जिन्होंने कन्नौज के यशोवर्मन का साथ लिया और यशोवर्मन का साथ लेकर के अरब के जो आक्रमणकारी हैं, अरब आक्रमणकारी जो हैं, अरब जो आक्रमणकारी हैं उन अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया। ठीक है, अरब आक्रमणकारियों को क्या किया? पराजित किया।
तो ये भी एक पॉइंट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे शुरुआती चरण से भी अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद बिन कासिम वगैरह जो हैं वो अपना जो फैलाव है वो ईरान से लेकर के इधर भारत के पश्चिमोत्तर भारत तक लेकर के आ गए हैं और सिंध तक इनका पूरा का पूरा कब्जा होना शुरू हो चुका था। और एक लंबा थ्रॉटन जो है कश्मीर की तरफ दिया जा रहा था अरब शासकों के द्वारा, उनके प्रसार करने का मूड था उनका, तो उस प्रसार को इन लोगों ने मिलकर के रोका है, पराजित किया है और अपने राज्य का विस्तार किया है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाते हैं, कश्मीर के बहुत ही महान शासक हैं ये। कारकोट साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दुर्लभ वर्धन नाम के शासक के द्वारा किया जाता है। दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की जो स्थापना करी है वो गोनंद वंश के बालादित्य को मार करके करी है। इससे पहले गोनंद वंश के शासक हुआ करते थे, ये उन्हीं के सामंती रहा करते थे और उन्हीं के बाद में अपना जो है शासन इन्होंने एस्टैब्लिश किया, लेकिन बहुत ज्यादा मुक्त रूप में शासन देखने को मिलता नहीं है। यह भी माना जाता है कि ये दुर्लभ वर्धन ही हैं जिनके समकालीन हर्ष का साम्राज्य देखने को मिलता है और इन्हीं के समय में जब हर्ष के समय में और इनके समय में जब ह्वेनसांग भारत आया। अब आपको मालूम है कि ह्वेनसांग उत्तर पश्चिम से भारत में एंटर करता है, कश्मीर होते हुए ये आगे की ओर यात्रा करते हैं। तो ये ह्वेनसांग जो है उस समय कश्मीर की राजधानी हुआ करती थी प्रवरपुर, कश्मीर की राजधानी हुआ करती थी प्रवरपुर, जिसको जो है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने नष्ट कर दिया, माफ कीजिएगा, जहां पर ह्वेनसांग ने तकरीबन जो है 2 वर्ष बिताए हैं। 2 वर्ष नष्ट करने की बात इसलिए आई क्योंकि प्रवरपुर के बारे में कहा जाता है कि प्रवरपुर में जो पुराने राजवंशों के जो चिन्ह थे उसको मिटाने का काम जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किया है, तो उसने प्रवरपुर को नष्ट कर दिया था। इसके अलावा यही दुर्लभ वर्धन है जिन्होंने हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत जो हैं वो लौटाए थे, उनको वापस किए थे। तो ये भी एक पॉइंट है जो सम्राट हर्षवर्धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट इज रिलेटेड टू दुर्लभ वर्धन who is known to be as a establisher of कारकोट डायनेस्टी इन कश्मीर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो एक शासक और हैं उनका नाम है दुर्लभक। तो दुर्लभक अलग हैं, दुर्लभ वर्धन अलग हैं। दुर्लभक जो है ये हैं, दुर्लभक इन्हीं का नाम है, जिनके बेटे हैं ललितादित्य मुक्तापीड़। तो दुर्लभक का एक बेटा है चंद्रपीड़ जिसको वज्रादित्य कहा जाता है और एक है तारापीड़ जिनको कहा जाता है उदयादित्य। तो दुर्लभक ने प्रतापपुर नाम का जो है एक शहर भी बसाया है। न सिर्फ प्रतापपुर नाम का शहर बसाया है बल्कि आप जो यहां पर उपाधि देख रहे हैं, ये जो नाम देख रहे हैं प्रतापादित्य, तो ये प्रतापादित्य इनकी उपाधि है। प्रतापादित्य जो है या प्रताप आदित्य इनकी उपाधि है। प्रतापपुर नाम से उन्होंने शहर बसाया है, इसको अपनी राजधानी बनाया है और आगे चल करके चंद्रपीड़ और तारापीड़ जो इनके बेटे हैं उनका शासन देखने को मिलता है। और इनके तीसरे बेटे जो हैं उसका नाम है ललितादित्य और ये ललितादित्य आगे जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ के नाम से शासन करते हैं 724 ईस्वी में। अभी बात समझ में आ गई पूरा। तो ये कारकोट साम्राज्य भी आप लगे हाथ यहां पर समझ ले रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ललितादित्य यशोवर्मन के साथ गठबंधन बनाते हैं और जब वो पश्चिम में अरब शासकों, अब इनके समय से जो वज्रादित्य है ना, इनके समय से अरब शासकों का आक्रमण होना कश्मीर के ऊपर होना शुरू हो चुका था, खतरे महसूस होने लगे थे। तो उस खतरे से निपटने का काम फाइनली ललितादित्य ने किया, यशोवर्मन का साथ लिया है। और यशोवर्मन के साथ में पूर्व की तरफ अगर बढ़ें तो ये तिब्बत के ऊपर भी अधिकार करके तिब्बत को अपने साम्राज्य के अंदर मिला करके एक विशाल कश्मीर साम्राज्य जो है वो स्टैब्लिश कर देते हैं। इसके बाद ललितादित्य के बाद जो आने वाले लोग हैं वो कोई खास उत्तराधिकारी हुए नहीं और खास जो है हम उनको कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इसके बाद कोई शासक आया नहीं। यही एकमात्र सबसे प्रतापी शासक इस कारकोट वंश के रहे। और इसके बाद जो इनका उत्तराधिकारी वंश है वह है उत्पल वंश। उत्पल वंश के बाद एक और वंश है, अभी याद नहीं आ रहा नाम। उसके बाद जो है आपका बाद में फाइनली लोहार वंश है। लोहार वंश कश्मीर का अंतिम शासक आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे वंशों का जो कालक्रम है और इनका जो विवरण है ये आपको रासरंगिणी में देखने को मिलता है। तो जब बात रासरंगिणी की हो रही है तो आइए रासरंगिणी के ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। रासतरंगिणी का मतलब क्या होता है? रासतरंगिणी जो है ये इसमें जो है कश्मीर का इतिहास है। पहली बात तो कश्मीर का इसमें क्या है, इतिहास है और राजाओं का तरंग है। इसमें राजाओं या उनका जो वंश है या जो शासन है उनका जो है तरंग है। तरंग का मतलब हो गया भाग, एपिसोड्स हैं एक के बाद एक।
और टोटल आप देखेंगे तो इसमें 8 तरंग हैं। ठीक है, तो राज तरंगिणी में तरंगों की संख्या कितनी है? 8 है। राज तरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी है और इसे 1148 में इन्होंने लिखना शुरू किया था और माना जाता है कि 2 साल बाद 1150 ईस्वी में जाकर के कंप्लीट हुआ। बाद में फिर इसके कई सारे अलग अलग एक्सपेंशंस भी हुए, अलग अलग लोगों ने अन्य चीजें भी इसमें जोड़ी। बहरहाल राजा जयसिंह जो हैं जब शासक हुआ करते थे कश्मीर के, तो जयसिंह के समय में इसको कंप्लीट किया गया था, के समय में पूरा हुआ। ठीक है, तो ये 1150 ईस्वी के आसपास की बात है। इसकी लेखन शैली की बात करी जाए तो काव्य महाभारत शैली के रूप में है, जिसमें तकरीबन 8000 श्लोक आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 8 तरंग हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तरंग जो है वो 11वीं शताब्दी तक के जो प्रारंभिक शासक हैं उन प्रारंभिक शासकों का इतिहास इसमें पता चलता है। और चौथी, 5वीं और 6वीं जो तरंग है उसमें देखिए कारकोट और उत्पल वंश का नाम आता है, जो मैंने आपको अभी बताया कि कारकोट वंश है और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी वंश है उत्पल। तो खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि चौथे, 5वें और 6वें तरंग में कारकोट और उत्पल वंश का वर्णन है। आगे चल करके अंतिम जो राजवंश है कश्मीर में उसका नाम है लोहार वंश, और लोहार वंश 7वें, 8वें तरंग में शामिल जो है वो किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। राजतरंगिणी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए। चलिए, चूंकि हमने अभी बात करी कि कश्मीर में ये है सूर्य मंदिर, भगवान सूर्य को ये समर्पित है, मार्तंड उनका नाम है, यहां पर सूर्य को ही ये समर्पित है ये पूरा मंदिर। तो ऐसे कई अन्य सूर्य मंदिर हैं जो भारत में स्थित हैं। तो भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर हैं, आइए उन पर एक एक नजर डाल लेते हैं। आप यहीं से सूर्य मंदिरों का दर्शन कीजिए। जब भी सूर्य मंदिर का नाम आता है तो ये नाम तो आपके मन में तुरंत ही कौंध जाता होगा। और अभी हाल ही में 2023 में जब G20 का सम्मेलन हुआ था तो इसी मंदिर में जो रथ, जो चक्र बना हुआ है, उसी चक्र को शामिल किया गया था। आपने देखा होगा G20 में जो सम्मेलन हुआ उसमें जहां पर स्वागत स्थल बनाया गया था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो भी विदेशी आगंतुक थे जिनका उन्होंने स्वागत किया, उसी चक्र के समक्ष खड़े होकर के किया था। तो ये उस समय भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी हुआ करती थी। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में है। इसमें एक विशेष एंगल पर, कोणार्क नाम ही है इसका, आर्क जो सूर्य की रोशनी है वो एक विशेष कोण पर आकर के गिरती है, जिससे समय का आकलन किया जा सकता है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया था। ठीक है, फिलहाल तो इस मंदिर में किसी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मंदिर जो है ये रथ के आकार का है, इसलिए इसको सूर्य रथ या रथ मंदिर या 7 रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको 7 घोड़े जो है वो खींच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 7 घोड़े 7 सप्ताह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इसमें 12 जोड़ी जो है इस तरीके के व्हील्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और तकरीबन रथ के आकार का ये आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको भी रिकंस्ट्रक्ट कराया जा रहा है। तो जो व्हील्स हैं वो एक तरफ 12 हैं, तो 12 जोड़ी मिलाकर के तो 24 हो गए, तो दिन के 24 घंटे को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक तरफ का जो है 12, मतलब हैं तो 12 ही, जोड़ी में 24 हो गए लेकिन हैं तो 12 ही, तो वो 12 जो हैं वो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये 12 माह को भी प्रेजेंट करते हैं। साल के 12 महीने, दिन के 24 घंटे, सप्ताह के 7 दिन, ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। और इसमें 8 तीलियां हैं। हर एक जो आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उस हर एक स्ट्रक्चर में 8 तीलियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, कितनी तीलियां देखने को मिलेंगी? 8 तीलियां जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं। अब देखिए, मैं आपको यहां पर 8 तीलियां अगर थोड़ा बड़ा करके दिखाने का प्रयास करूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तीलियां हैं जो दिन के 8 प्रहर को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दिन में 8 प्रहर होते हैं, 8 अलग अलग प्रहर होते हैं, उन 8 प्रहरों को रिप्रेजेंट ये करते हैं। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर 7 घोड़े 7 सप्ताह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समय के अनुसार जितनी चीजें हो सकती हैं उन सारे समयों को रिप्रेजेंट करने वाला ये सूर्य मंदिर है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर है मोढेरा सूर्य मंदिर, जो कि गुजरात में है। ये लोकेशंस आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, 1026-27 ईस्वी में चालुक्य वंश के भीम प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है। और इंपॉर्टेंट यह है कि मोढेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। आप यहां से मोढेरा सूर्य मंदिर का दर्शन कर सकते हैं।
पहले जब गुजरात के जो अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया जो है उसके जब एम्बेसडर हुआ करते थे अमिताभ बच्चन, तो वो कभी कभी कहते थे ना, कभी कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ऐसा करके। तो उसमें एक बार एक झलकी जो है वो दिखाई जाती थी। बहुत सारी गुजरात की इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उनमें से इसकी भी झलकी दिखाई जाती थी। फिर असरावल्ली सूर्य मंदिर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ये आप देख सकते हैं, ये असरावल्ली सूर्य मंदिर है, 7वीं शताब्दी में बनाया गया। देवेंद्र वर्मा जो कि कलिंग वंश के शासक माने जाते हैं। मंदिर के केंद्र में सूर्य भगवान और 4 कोनों में गणेश, शिव, पार्वती और विष्णु जो हैं वो 4 देवता हैं। तो इन चारों देवताओं को आप जरूर ध्यान रखेंगे। कौन कौन से 4 देवता हैं? भगवान गणेश हैं, शिव हैं, पार्वती हैं और विष्णु जी हैं। यानी कि एक तो शिव पार्वती जी का परिवार है जिसमें गणेश जी शामिल हैं, फिर इसके अलावा विष्णु हैं, और फिर आप यहां पर देखते हैं ये तो सूर्य मंदिर है ही। अल्मोड़ा में उत्तराखंड में एक सूर्य मंदिर है जिसको कटारमल या कटारमल्ला या कटारमल के नाम से जाना जाता है। तो कटारमल सूर्य मंदिर है यहां पर, जो कि 9वीं से 13वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलता है। कत्सूरी राजा कटारमल्ला के द्वारा इसको एस्टैब्लिश करवाया गया था। तो यह भी एक सूर्य मंदिर है। इसे बड़ादित्य या बरादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु में एक मंदिर है जिसे सूर्यनार मंदिर कहते हैं, या सूर्यनार कोविल टेंपल के नाम से जानते हैं, या फिर कोविल टेंपल तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। ऐसे करके ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। ठीक है, ये 11वीं सेंचुरी में कोलत्तुंग चोलदेव के द्वारा बनवाया गया था और ये भी भगवान सूर्य को समर्पित है। खासियत यह है कि इस मंदिर में 9 ग्रहों को भी स्टैब्लिश किया गया है। तो ये आप दक्षिण भारत की तो शैली इसी तरीके से आपको द्रविड़ शैली में मंदिर देखने को मिलता ही है। अच्छा, जो वहां का शैली है, कश्मीर का जो शैली है वो नागर शैली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिणार्क सूर्य मंदिर है, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर गया में है। ये 13वीं शताब्दी में वारंगल के प्रताप रुद्रदेव ने बनवाया था। तो ये आप देख सकते हैं, काकतीय प्रताप रुद्रदेव वारंगल के शासक। मंदिर शैली की वास्तुकला जो है वो मगध राजवंश से संबंधित है, जिसमें एक ऊंचा जो है विमान आपको पीछे की ओर बना हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये आपका कहां पर स्थित है? गया में, बिहार में। बड़ी मान्यता है गया में, ऐसा माना जाता है कि वहां जाइए मिन्नतें पूरी होती हैं, ऐसा माना जाता है। हालांकि तो हर मंदिर के लिए है। एक सूर्य मंदिर ग्वालियर में है, 1988 में जीडी बिरला द्वारा बनवाया गया है। ओडिशा के कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर से यह प्रभावित है और उस शैली में निर्मित करने का प्रयास किया गया है। फिर सूर्य नारायण मंदिर एक डोमलूर का है, या डोमलूर ऐसे भी लिखा जा सकता है, डोमलूर ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है। बैंगलोर में है स्थित। 1995 में पटेल कृष्णा रेड्डी ने इसको बनवाया है और ये चोल शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला मंदिर है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको समस्त जो महत्वपूर्ण भारत के जो सूर्य मंदिर थे उनके बारे में बताया, और आफ्टर ऑल आपको यहां से कारकोट वंश के भी बारे में पता चला होगा, निस्संदेह मैं ऐसा मानता हूं। साथ ही साथ आपको जो तमाम प्रकार की इंपॉर्टेंट जो चीजें थी जो मार्तंड सूर्य मंदिर से रिलेटेड थी, चाहे वो उनके कारकोट राजवंश की बात हो, चाहे वो कश्मीर के इतिहास की बात हो, इत्यादि की जानकारी आपको मिली होगी। जाते समय एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इस कोड को आप जरूर यूज करिए। ठीक है, स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो लॉ हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से बैंक, एसएससी, कहीं पर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो दिस कोड इज वेरी हेल्पफुल। अगर नहीं लगता है तो इंस्टेंटली यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 29,999 में आपको ये जीएस का फाउंडेशन बैच, जिसकी वैलिडिटी तकरीबन 30 माह की है, 12-13 महीने तो आपको उसमें लाइव क्लासेस ही मिलेंगी, फिर रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज उसमें आपको मिलेंगे, बुक्स आपको मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगा आपको, मेंटोर्स के नंबर आपको दिए जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे टेलीफोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। समय समय पे हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हमेशा चलाते रहते हैं, ज्ञानवाणी सत्र चलाते रहते हैं। सब कुछ आपको इसमें विद इन 30,000 सब कुछ मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो निःशुल्क आवासीय सुविधा हम देते हैं, अपने खर्चे पर हम आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, मेंस के योग्य आपको बनाते हैं। तो इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। इस लेक्चर का पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मुझसे इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, virat.dubey, ये हमारा टेलीग्राम है, यहां से आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
एडमिशन लेना है तो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे या फिर ये जो हमारी ईमेल आईडी है यहां पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके भेज सकते हैं। अगर कोई परेशानी आ रही है तो मैं आपको असिस्ट करने के लिए रेडी हूं। आई होप कि आपको ये पूरी खबर समझ में आई होगी। मुलाकात करेंगे इसी तरीके के किसी नए करंट अफेयर्स के साथ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होगी, जरूर आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।